हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और यूपीएससी के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर की इनसाइट और स्ट्रेटजी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारे मेंबर्स हैं उनको तो ये वीडियो रेगुलर ही मिलती रहती है, लेकिन मैं अभी ये फ्री डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो लोग भी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस या असिस्टेंट कमांडेंट की कर रहे हैं तो वो इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर की जो स्ट्रेटजी की डिस्कस हो रही है वो पर मंथ उसकी जो कॉस्ट है वो केवल 59 रुपीज़ पर मंथ है। लेकिन अगर आप मेरे पूरे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री के लेक्चर चाहते हैं लेना तो उसके लिए आपको 299 रुपीज़ पर मंथ का प्लेटिनम पैकेज मिलेगा, जिसमें सबसे पहले हम यूपीएससी को फोकस करेंगे। और आपको ही पता है कि अगर आपने बड़े की तैयारी कर ली तो फिर छोटे की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप बड़ा टारगेट करते हैं तो छोटा अपने आप कंप्लीट ही हो जाता है। ठीक है, तो चलो देखो 2011 का एक क्वेश्चन है और 2011 को सीधे हम 2020 के कोविड से कोरिलेट करेंगे। ठीक है ना, कि कोविड-19 में भी सरकार ने फिस्कल स्टिमुलस मतलब कि जो फिस्कल पैकेज अनाउंस किया है, क्या बोलते हैं 20 लाख करोड़ रुपीस का। तो देखो अब ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में फिस्कल स्टिमुलस के बारे में कि फिस्कल स्टिमुलस बेसिकली क्या है। तो ऑप्शन को तो हम बाद में डिकोड करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को हम लोग बाद में डिकोड करेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि ये फिस्कल स्टिमुलस बेसिकली होता क्या है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोगों ने भी मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट किया है कि सर मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि ये फिस्कल स्टिमुलस बेसिकली है क्या। तो हम इसके लिए चलते हैं सीधे स्लाइड पे। स्लाइड में सीधा पहला ही वर्ड लिखा हुआ है कि ऑल यू वांटेड टू नो अबाउट फिस्कल स्टिमुलस, कि आप सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली ये फिस्कल स्टिमुलस होता क्या है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में जनरल जानकारी दूं कि बेसिकली फिस्कल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है। तो देखो, अ स्टिमुलस इज एन अटेम्प्ट बाय पॉलिसी मेकर टू किक स्टार्ट अ स्लगिश इकोनॉमी थ्रू अ पैकेज ऑफ मेजर्स। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर जब भी हम वर्ड देखते हैं तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखता है, अ स्टिमुलस इज एन अटेम्प्ट बाय पॉलिसी मेकर्स, कि इस देश की जो भी पॉलिसी बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या उसके साथ जितने एडवाइज़र हैं तो दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, पॉलिसी मेकर्स। तो ये हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं। और जब भी हम स्टिमुलस की बात करते हैं तो स्टिमुलस एक तरीके का अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट का मतलब ये एक तरीके का प्रयास है कि जो हमारी इकॉनमी स्लगिश है उस स्लगिश इकॉनमी को क्या बोलते हैं, बूस्ट करने के लिए ये पैकेज दिया जाता है। अ मॉनेटरी स्टिमुलस विल सी द सेंट्रल बैंक। जब भी हम मॉनेटरी की, जब भी पैसे की बात करते हैं तो जो मॉनेटरी स्टिमुलस होता है वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे देगी, वो तो क्या कर सकती है कि मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा देगी। ठीक है, मनी सप्लाई को बढ़ा देगी और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ मनी को गिरा देगी। कॉस्ट ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ कि आपको कम ब्याज दर पे जो है कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा। जब आपको लोन मिलेगा तो आपको जब कभी भी लोन मिलेगा तो उससे आप कोई ना कोई चीज़ क्या करेंगे, खर्च करेंगे, तो इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। अ फिस्कल स्टिमुलस इंटेल द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर फ्रॉम इट्स ओन कॉफर। ओन कॉफर का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपने जेब से क्या करती है, पैसा स्पेंड करती है, पंप करती है। ठीक है ना, ठीक है ना, इंजेक्ट करती है। इसलिए इंजेक्ट करती है ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए, क्योंकि जब कभी भी लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोगों के हाथ में पैसा आने के बाद क्या होगा कि वो डिमांड को जनरेट करेंगे, और जब डिमांड को वो जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो इकोनॉमिक साइकिल है वो ऊपर होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। अब इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि देखो यही है बेसिक, क्योंकि अगर ये बेसिक वाला पार्ट अगर आपका तैयार हो जाता है, ठीक है ना, तो जो करंट में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, ठीक है ना, वो भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये क्या है। अब देखो, अगर हम ये बात करते हैं कि जो फिस्कल स्टिमुलस का कॉन्सेप्ट है ये एक बहुत फेमस बंदे ने दिया था जिसका नाम था जॉन मेयार्ड कीन्स। कीन्स के बारे में आपको पता ही है। कीन्स वही बंदा है कि जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था तो इस ग्रेट डिप्रेशन से हर जगह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बेसिकली ये डिप्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आया था।
ठीक है ना। दुनिया की सबसे बड़ी जो मंदी थी वो 1929 में आई थी, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। तो उस ग्रेट डिप्रेशन से उबरने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इन्होंने 1936 में अपनी एक बुक लिखी थी, ठीक है ना। और उसी बुक से क्या बोलते हैं, उसी बुक में उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था फिस्कल स्टिमुलस का। तो फिस्कल स्टिमुलस का कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या कहा कि अगर मान लो कि जब कभी भी अगर हम एक बात करते हैं कि व्हेन डिमांड इन एन इकोनॉमी स्टे वीक फॉर लॉन्ग, कि जब कभी भी आपकी इकोनॉमी में जो डिमांड है वो काफ़ी समय से वीक पे है, बिजनेस क्या बोलते हैं किसी भी तरीके के नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कंट्री में ज़्यादा हो गया है, लोगों के पास किसी भी तरीके का इनकम नहीं है, इनकम उनकी श्रिंक हो गई है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही ख़राब हो गया है। तो इसको प्रॉम्प्ट कैसे करेंगे, तो इसको प्रॉम्प्ट करने के लिए गवर्नमेंट के जो कॉफर में पैसा रखा है उसको डिलीवर किया जाए, क्योंकि जब उसको डिलीवर किया जाएगा लोगों के हाथों में तो वो सारी चीज़ों को ऊपर उठाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब बात ये होती है कि इसी सीरीज में अगर हम आज बात करते हैं तो जो कोविड-19 का केस है, इस कोविड-19 के केस की वजह से पूरे वर्ल्ड में क्या बोलते हैं, बेसिकली इस समय एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि रिसेशन का दौर चल रहा है। डिप्रेशन अभी नहीं कह सकते, रिसेशन कह सकते हैं कि डिमांड कट हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर हो चुका है, जो भी कंट्री हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या है वो नीचे जा चुके हैं, ठीक है ना। कंपनियां तो ऑलरेडी लॉकडाउन में चल रही हैं, लॉकआउट हो चुकी हैं, लॉकडाउन की वजह से लॉकआउट हो चुकी हैं। दोनों वर्ड में बड़ा ही फ़र्क है, लॉकडाउन की वजह से लॉकआउट हो चुकी हैं, ठीक है, मतलब वो बंद पड़ी हुई हैं। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए दुनिया की जो सारी कंट्री है वो क्या कर रही है, पैकेज अनाउंस कर रही है कि किसी भी तरीके से मार्केट में डिमांड को जनरेट किया जाए, बिज़नेस को मतलब स्टार्ट किया जाए, कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ किया जाए। तो इस सीरीज़ में क्या बोलते हैं, हमेशा से ये होता आया है कि फिस्कल स्टिमुलस क्या बोलते हैं, अनाउंस किया जाता है। अब सबसे बड़ा ये प्रश्न होता है, क्योंकि प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि जब भी हम प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पे कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, कि अगर हम ये बात करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, पहला प्रश्न ये है, ठीक है ना। जैसे कि ये आर्टिकल 2017 में पब्लिश हुआ था बिज़नेस लाइन पेपर में। बिज़नेस लाइन जो पेपर है वो द हिंदू ग्रुप का ही है। तो वहाँ से मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको कॉपी पेस्ट किया है, उसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, स्टिमुलस वाज अ बैड वर्स इन पॉलिसी सर्किल इन डेकेड एगो, कि मतलब अगर हम बात करते हैं कि 1929 में जब डिप्रेशन आया था तो उस डिप्रेशन को उबारने के लिए जो स्टिमुलस का काम दिया गया था, मतलब जो पैसा पंप किया गया था, तो उससे काफ़ी हद तक तो चीज़ें सही हुई थी। लेकिन बाद में बहुत सारी गवर्नमेंट ने जब स्टिमुलस दिया, मतलब अपना पैकेज दिया, तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ने नहीं पड़ा। बट अब जानते हो कि जहाँ पे भी बट आ गया वहाँ से स्टेटमेंट चेंज हो गया। बट इट एक्वायर्ड रिस्पेक्टेबिलिटी आफ्टर द यूएस क्रेडिट क्राइसिस ऑफ 2008। अगर आपको याद होगा कि 2008 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिसेशन आया था, वहाँ का एक बैंक था जिसका नाम था लेहमन ब्रदर्स, ये बैंक डूब गया था। तो उस समय जो अमेरिका की गवर्नमेंट है उसने क्या किया था कि बेल आउट पैकेज अनाउंस किया था ताकि वो अपनी इकॉनमी को रिवाइव करे। तो उसकी इकॉनमी उसके वजह से रिवाइव हुई थी, लेकिन थोड़ा उसको टाइम लगा था, कम से कम 2008 से सीधे 3 साल तक का टाइम लगा था। मतलब अगर हम बात करते 2008 में जब रिसेशन आया, जब अमेरिका की गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं बेल आउट पैकेज दिया, तो इट विल टेक 3 इयर्स, कि उसने 3 साल लिया इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि देखो, कभी कभी स्टिमुलस अच्छा भी रहा है, कभी कभी वो बुरा भी रहा है। बुरा कब रहा है हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात हम क्या करते हैं कि ध्यान से देखते हैं कि जब अमेरिका में 2008 में रिसेशन आया तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने, यूरोप ने, जापान ने, चाइना ने, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है, ठीक है, तो और उससे क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो अमेरिका का बैंक जब डूबा तो उसके साथ यूरोप पे भी इफ़ेक्ट पड़ा, जापान पे भी इफ़ेक्ट पड़ा, चाइना पे भी इफ़ेक्ट पड़ा। तो ये सारी कंट्रियों ने क्या बोलते हैं पैकेज दिया, और वो जब पैकेज दिया तो उस पैकेज से जो है क्या बोलते हैं उनकी इकॉनमी जो है वो रिवाइव हुई, ठीक है।
और बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि रिवाइव नहीं भी हुई है। मतलब ये तो 2008 के बाद ऐसा देखा गया कि जब उन्होंने पैकेज दिया तो रिवाइव हुई, लेकिन 2008 के पहले या उसके पहले भी जब कभी भी क्या बोलते हैं, अगर 1945 के बाद से लेके 2008 के बीच में देखें तो कई बार इकॉनमी में जब भी हलचल हुई है तो उस समय जब पैकेज दिया जा रहा है तो इकॉनमी रिवाइव नहीं कर रही थी, लेकिन 2008 में उल्टा हो गया कि यही कीन्स की थियरी काम कर गई। तो ये एक तरीके से हम बात करते हैं ना कि जैसे कि व्हाट कि अगर हम ये बात करें कि ये अजीब सा है कि आपने सिक्का उड़ा दिया, अब वो हेड आएगा कि टेल आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हेड ही आ जाए। अगर आपने ये सोचा कि स्टिमुलस का पैकेज हम दे रहे हैं तो हेड ही आएगा, मतलब सब पॉजिटिव होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो, वो टेल भी हो सकता है। और पॉजिटिव भी होगा तो उसमें आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि अभी पॉजिटिव होगा। मतलब आप ये सोचो कि अगर 2008 में जब कभी रिसेशन आया और स्टिमुलस का पैकेज यूरोप से मतलब अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके, जापान से लेके चाइना की गवर्नमेंट ने दिया, तो उसको बूस्ट करने में 2011 तक का समय आ गया। मतलब 2011 तक जो है पूरी अमेरिका का, यूरोप का जो है बेसिकली अमेरिका का हालात अच्छा नहीं था। तो अगर हम ये बात करते हैं, ठीक है कि भाई मनी सप्लाई को इंक्रीज करा जाता है, गवर्नमेंट टैक्स को डिक्रीज़ करती है और अपनी तरफ से पैसा लोगों को देती है, किसी भी तरीके से मार्केट में डिमांड जनरेट किया तो इसमें आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि तुरंत उसका इम्पैक्ट आएगा। जैसे कि मैं जब लाइव आया था तो उस समय भी लड़के बार बार ये पूछ रहे थे कि सर क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा क्या होगा। तो इस पे देखो कोई भी इकोनॉमिक्स बोल नहीं सकता है कि अभी हो जाएगा। अभी तो ये एक तरीके का क्या है कि जैसे हमने बताया ना कि दिस इज़ अ अटेम्प्ट, ये एक तरीके का प्रयास है, ठीक है ना। अब प्रयास वो सक्सेसफुल भी हो सकता है, अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। अब ठीक है कि अगर हम सिंपल सी बात करते हैं कि यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसको आप बहुत ध्यान से समझना और ध्यान से इसको पूरा नोट्स बनाना, कहीं प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करना। जैसे कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लो कि अगर जो भी सेंट्रल बैंक होता है, मान लो अपने देश का सेंट्रल बैंक है, वो मार्केट में मनी को पंप कर देता है, ठीक है। मार्केट में वो क्या कर देता है, मनी को क्या कर देता है, पंप कर देता है, ठीक है ना, और इंटरेस्ट रेट को भी कम कर देता है, ठीक है। या और प्लस अगर हम गवर्नमेंट के इफ़ेक्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ने टैक्स को कम कर दिया, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि लोगों के पास पैसा आएगा, ठीक है ना। पैसा आएगा तो वो डिमांड को जनरेट करेंगे, ये तो श्योर है। डिमांड को जनरेट करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। जो बिज़नेस रुके पड़े हैं इस समय, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, रिवाइव हो जाएंगे एक तरीके से। तो वाई शुड आई केयर, कि हम इस चीज़ को केयर क्यों करें। क्योंकि एक बात ये भी होती है कि जब भी गवर्नमेंट टैक्स को कट करता है, ठीक है ना, तो आपके पॉकेट में तो पैसा आ जाता है, लेकिन ये भी एक तरीके से आप ये बात याद रखो कि आपके जब भी गवर्नमेंट टैक्स को कम करेगी तो ये अगर जनरल पीपल है तो इसके पॉकेट में तो पैसा आ जाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके पॉकेट में पैसा कम हो जाएगा। तो जब गवर्नमेंट के पॉकेट में पैसा कम हो जाएगा तो उसका रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वो ऐसा ही कुछ बाद में ऐसा करेगी कि बाद में आप ही के पॉकेट से वो पैसा पिंच करके निकालना क्या करेगी, शुरू करेगी, ठीक है। ठीक है, आज गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को कम किया है, मतलब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को कम किया है, कल को हो सकता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी भी। तो वही वाली बात है ना कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि फॉर टैक्स पेयर इट्स अ हेड आई विन, टेल यू लॉस यू लूज, कि मतलब अगर हेड आया तो आप जीत गए और टेल आया तो आप हार गए। तो अनलेस ऑफ कोर्स द स्टिमुलस रियली बूस्ट द इकोनॉमी, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमी को बूस्ट ही करे, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अब ये आगे की बात होती है कि ये बूस्ट करेगा कि नहीं करेगा, हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि ये जो कोविड का केस है ये बहुत ही बड़ा केस है। अब हम आते हैं आईएएस के क्वेश्चन पे कि 2011 में जो सिविल सर्विसेज ने क्या बोलते हैं क्वेश्चन पूछा, तो उसके ऊपर आते हैं। जैसे 2011 में क्वेश्चन पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द फिस्कल स्टिमुलस, कि इट इज़ अ मासिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड सर्ज कॉज बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही नहीं रहा है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना, मतलब ये तो कह रहा है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गवर्नमेंट पैसा दे रही है। चलो एक बात ये समझ में आती है।
अच्छा, इट इज़ अ गवर्नमेंट इंटेंसिव एक्शन ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा दे रही है, मतलब बैंक हुए, एनबीएफसी हुई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हुए, इन सबको पैसा दे रही है ताकि वो प्रमोट करें, उनके पास पैसा आए और वो जो है लोन बांटें, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तमाम चीज़ें हो, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू परस्यू इट्स पॉलिसी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो देखो, ये अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से अगर इस पूरे चारों ऑप्शन को देखो, तो ये जो पूरा चारों ऑप्शन है, पहले मैं इन चारों ऑप्शन को अच्छे से मिटा देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर पूरा बात बताया जाए कि आखिर बी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट क्यों होगा, बी ऑप्शन क्यों करेक्ट हो। देखो, पहली बात क्या कर रहा है कि इट इज़ अ मासिव इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट in manufacturing sector to ensure the supply of goods to meet the demand surge। भाई डिमांड तो है ही नहीं, डिमांड तो क्या है, कट है, तभी तो आप स्टिमुलेशन दे रहे हैं। और केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप अगर इन्वेस्टमेंट दे देंगे तो उसी से केवल डिमांड तो जनरेट हो नहीं जाएगा, तो इस लिहाज से ये ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात अगर करते हैं, सी ऑप्शन को देखते हैं। It is a government intensive action on financial institution to ensure disbursement of loan to agriculture and allied sector to promote greater food production and contain food inflation। अब यही वाली बात हो गई कि अगर अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि अब मान लो कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा दे दिया, उनको खूब सारा पैसा दिया, बोला कि एग्रीकल्चर लोन बांटो, और जब लोन बांटोगे तो जो फार्मर होगा वो एग्रीकल्चर वाला काम करेगा, इससे क्या होगा, फूड का प्रोडक्शन होगा ज़्यादा। लेकिन ये भी तो बात है कि जो किसान लोन लिया उसको बाद में चुकाना भी तो पड़ेगा, ये भी है सबसे बड़ा प्रश्न कि उस किसान को लोन को क्या करना पड़ेगा, बाद में देना ही पड़ेगा। तो अब ये एक तरीके का कैसा मेज़रमेंट है कि इसमें आप ध्यान से सोचो कि गवर्नमेंट केवल एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से भी क्या बोलते हैं, डिमांड को जनरेट नहीं कर सकती है, ये भी सबसे बड़ी बात है। अब जब भी हम चौथे ऑप्शन पे आते हैं तो इट इज़ एन एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू परस्यू इट्स पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन से यहाँ कुछ लेना देना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन, है ना, इन सारी एक्टिविटी से जोड़ना, तो ये तो एकदम इररिलेटिव है। ये दोनों रिलेटिव है, लेकिन ये भी आप सोचो कि केवल एग्रीकल्चर को लोन दे के आप डिमांड को जनरेट नहीं कर सकते, पहली बात। और केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही उसमें इन्वेस्टमेंट करके भी आप ज़्यादा डिमांड जनरेट नहीं कर सकते। जैसे बी ऑप्शन में क्या कहता है, इट इज़ एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द एक कंट्री। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसमें प्राइमरी भी आ जाएगा, उसमें सेकेंडरी भी आ जाएगा, उसमें टर्सरी भी आ जाएगा। जबकि यहाँ पे केवल वो सेकेंडरी की बात कर रहा है और यहाँ पे केवल प्राइमरी की बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज़ एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो सारी चीज़ें आएंगी ना, प्राइमरी भी आएगा, सेकेंडरी भी आएगा, टर्सरी भी आएगा। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, सही होगा। तो कल को देखो, अब ये फिस्कल स्टिमुलेशन का जो क्वेश्चन है ये 2011 के सिविल सर्विसेज में पूछा गया। क्यों पूछा गया, क्योंकि ये 2008 में जब रिसेशन आया था तो उस रिसेशन में जितनी भी डेवलप कंट्रियाँ थी, यूएस से लेके, यूरोप से लेके, जापान से लेके, चाइना से लेके, सारी कंट्रियों ने जब बैंकिंग क्राइसिस आया था तो उसको रिवाइव करने के लिए, बूस्ट करने के लिए पैसा दिया था, ठीक है ना। और उसका इम्पैक्ट 2011 में निखर के आया था। तो इस वजह से वो 2011 में आईएएस ने ये क्वेश्चन पूछ दिया। अब बात रही कोविड। अब इस कोविड की वजह से तो पूरे वर्ल्ड का डिमांड गिर गया है। तो अगर कल को मान लो 2021 में, अगर आज से कुछ दिनों बाद अगर लॉकडाउन सही होता है या इकॉनमी रिवाइव होती है तो एकदम श्योर एंड शॉर्ट है कि ये क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखो। इसलिए मैंने खोजा और खोज के इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वेयर देयर इज़ ए कन्फ्यूज़न इन योर मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमसे क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अतः दूसरे नंबर पे एक बात है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को समझना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, विवेक गुरुजी, बाय बाय।